नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। इतिहास की असली परिभाषा से लेकर इंसान के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तक की पूरी कहानी। पत्थरों के उस पुराने युग से लेकर आज के मॉडर्न होमोसेपियंस तक का ये सफर वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इतिहास आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे इतिहास के 3 अलग-अलग काल, समय की गिनती कैसे होती है, डार्विन और मानव विकास की थ्योरी, और लास्ट में आदिमानव से लेकर हम तक यानी होमो सेपियंस तक का सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इतिहास क्या है। अब सबसे बेसिक सवाल यह आता है कि हम इतिहास कहते किसे हैं? मतलब क्या बीते हुए कल में जो भी हुआ वो सब इतिहास है? बिल्कुल नहीं। संस्कृत में इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका एकदम सटीक मतलब है यह ठीक इसी प्रकार हुआ था। लेकिन कैच ये है कि इतिहास सिर्फ उन्हीं घटनाओं को याद रखता है जिनका पूरी दुनिया या मानव सभ्यता पर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा हो। छोटी-मोटी और आम बातें इस लिस्ट में शामिल नहीं होती। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस इतिहास को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखने की शुरुआत किसने की थी। ये थे ग्रीस के रहने वाले हेरोडोटस। इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी फेमस किताब हिस्टोरिया में करीब 15,000 युद्धों का पूरा रिकॉर्ड रखा था। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और सच कहें तो यहीं से इतिहास को सहेज कर रखने की असली नींव पड़ी थी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इतिहास के 3 काल। इतनी सारी अनगिनत ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से 3 युगों में बांटा जाता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों कालों को अलग कैसे किया जाता है। इसका आधार है लिपियां या स्क्रिप्ट्स। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी वो टाइम जिसका कोई लिखित साक्ष्य, कोई रिटन प्रूफ है ही नहीं, जैसे डायनासोर का जमाना। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यहाँ हमारे पास लिखित प्रमाण मौजूद भी हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ा भी जा चुका है, जैसे जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए अशोक के महान शिलालेख। अगर थोड़ा प्रागैतिहासिक काल को डिकोड करें तो इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1851 में डैनियल विल्सन ने किया था। ये इंसानियत का वो शुरुआती दौर था जब हमारी जिंदगी पूरी तरह से पत्थरों के इर्द गिर्द घूमती थी। इसके भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल, जहां पुराने पत्थरों से सिर्फ शिकार किया जाता था। फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और आया मध्य पाषाण काल, जब पहली बार पशुपालन यानी जानवरों को पालना शुरू किया गया। और आखिर में नवपाषाण काल, जो इंसानों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ हमने खेती करना सीख लिया था। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, समय की गणना। इतने विशाल युगों को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि समय का कैलकुलेशन होता कैसे है। हमारा ऐतिहासिक कैलेंडर बेसिकली 2 हिस्सों में बटा है। ईसा मसीह के जन्म के साल को एक बेसलाइन या शून्य मान लिया गया है। अब उस शून्य से पहले जो भी हुआ उसे हम बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये कैलेंडर पीछे की तरफ चलता है। उदाहरण के लिए सिकंदर भारत में 326 बीसी में आया था, तो ये गिनती शून्य की तरफ उल्टी चलेगी। और उस शून्य के बाद का जो भी समय है वो एडी यानी एनो डोमिनी या ईसवी कहलाता है, जो आज के समय की तरह आगे की ओर बढ़ता है। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, मानव विकास और डार्विन। समय का गणित तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकली हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जी हाँ 65 मिलियन ईयर्स पहले, एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आ टकराया। इस टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि जलवायु पूरी तरह बदल गई और डायनासोर जैसे विशालकाय जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस घटना ने धरती के इवोल्यूशनरी स्टेज को पूरी तरह से रीसेट कर दिया था। और इसी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बारीकी से समझने के लिए चार्ल्स डार्विन का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डार्विन ने HMS बीगल नाम के जहाज पर पूरी दुनिया की यात्रा की और एक ऐसी थ्योरी दी जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया, प्राकृतिक चयन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने अपनी किताबों में साफ कहा कि किसी भी जीव का निर्माण रातों रात किसी चमत्कार से नहीं हुआ,
बल्कि ये अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक बहुत लंबा कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, जिसमें वही प्रजाति बच पाई जिसने खुद को बदलते माहौल में ढाल लिया। यहाँ हमारे सोर्स में एक बहुत ही गजब का और निष्पक्ष कंपैरिजन दिया गया है। अगर हम डार्विन के इवोल्यूशन और हिंदू माइथोलॉजी के अवतारों को देखें तो एक कमाल की समानता नजर आती है। डार्विन कहते हैं कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवन की शुरुआत पानी में हुई, और पौराणिक कथाओं में भी सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार यानी मछली का है। उसके बाद डार्विन के अनुसार जीव पानी से जमीन पर आए यानी एम्फिबियंस बने, और माइथोलॉजी में भी दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुए का है, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। दोनों ही नैरेटिव्स बताते हैं कि जीवन का सफर पानी से शुरू होकर जमीन तक पहुंचा। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्यूरियस सवाल दिमाग में आता है, डार्विन के इस पूरे एवोल्यूशन के खेल में इंसान ही पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्रजाति कैसे बन गए? मतलब अगर सिर्फ बड़े दिमाग होने की बात है तो हाथी या व्हेल जैसे बड़े दिमाग वाले जानवर इस ग्रह पर राज क्यों नहीं करते? इसका सीधा सा जवाब छिपा है संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में, और साथ ही ब्रेन और बॉडी के वॉल्यूम के एक परफेक्ट रेशियो में। इसे एक बाल्टी के उदाहरण से समझते हैं। एक बाल्टी का आयतन ये तय करता है कि उसमें कितनी रेत आ सकती है। हाथी का दिमाग बेशक बड़ा है, लेकिन उसके शरीर का वजन भी तो बहुत विशाल है ना। इंसानों के केस में हमारे शरीर के वजन और दिमाग के वॉल्यूम का जो अनुपात है वो एकदम बेहतरीन है, और इसी के साथ हुई वो अचानक सी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो सच में एक इवोल्यूशनरी स्ट्रोक ऑफ लक था, जिसने होमो सेपियंस को बाकी सारी प्रजातियों से एकदम अलग लाकर खड़ा कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, आदि मानव से होमो सेपियंस तक का सफर। अब देखते हैं कि शरीर का ये ढांचा इवॉल्व कैसे हुआ। शुरुआत होती है अफ्रीका के रामापिथेकस से, जो एक आधा झुककर चलने वाला वानर था। उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो इतिहास में पहली बार सीधा खड़ा होकर चला। फिर इवोल्यूशन हुआ क्रो मैग्नॉन का, जो फ्रांस में पाए गए और हमारी सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। और आखिर में पामीर के पठार वाले इलाके से आए मॉडर्न इंसान यानी होमो सेपियंस। और हाँ, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आज के बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हमारा और उनका एक कॉमन पूर्वज हुआ करता था। इस पूरी टाइमलाइन में होमो इरेक्टस यानी जावा मानव का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये प्रजाति बेहद इंटेलिजेंट थी। ये वही थे जिन्होंने आग जैसी क्रांतिकारी चीज की खोज की। आग में पका हुआ मांस खाने की वजह से इनके शरीर को पचाने में कम एनर्जी लगी, जिससे इनकी आंतें छोटी हो गई। लेकिन जरा सोचिए, इतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता, इतनी बड़ी खोजें करने के बावजूद होमो इरेक्टस पूरी तरह विलुप्त हो गए। यह हमें साफ दिखाता है कि नेचर के सर्वाइवल टेस्ट में सिर्फ इंटेलिजेंस ही जीवित रहने की इकलौती गारंटी नहीं है। तो अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर होमो इरेक्टस जैसी एडवांस्ड और इंटेलिजेंट प्रजाति अपनी तमाम बुद्धिमत्ता के बाद भी विलुप्त हो सकती है, तो फिर हम होमो सेपियंस का भविष्य क्या है? क्या इवोल्यूशन का ये सफर यहीं खत्म हो गया, या फिर आगे चलकर कोई नई विकासवादी परीक्षा, कोई नया कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हमारा इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो सच में वजूद पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इतिहास से इवोल्यूशन तक का ये सफर रोमांचक लगा होगा।